यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम यहाँ देख रहे हैं। यूपीएससी हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 3 चरण में एग्जाम लेता है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इससे पहले जो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस के सेक्शन को देख चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। जियोग्राफी सेक्शन और इन्वायरमेंट सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो अपलोड हो चुका है। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट से डायरेक्ट देख सकते हैं। इस सीरीज में हम देखेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या क्या उन्होंने 2022 में पूछा है। हिस्ट्री का मतलब यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री में हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री और आधुनिक इतिहास, ये सब चीज़ें हम इस सीरीज में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस, माई सेल्फ सत्यवान आनंद। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन को। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने जो 2022 में पूछा है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 the function of provincial government were divided into reserve subject and transfer subject. Which of the following were treated as reserve subject? तो पूछ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने सब्जेक्ट को प्रोविंशियल, स्थानीय प्रांतीय स्तर पर उन्होंने रिजर्व और ट्रांसफर 2 भाग में बांट दिया। तो रिजर्व में क्या क्या सब्जेक्ट होते थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्यायिक व्यवस्था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, लैंड रेवेन्यू, भूमि राजस्व, पुलिस और पुलिस सिस्टम को। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन क्या है, 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं गेस वर्क क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी में ये भी काम होता है, गेस करना पड़ता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड है रिजर्व सब्जेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास होता था, ये हमें जानकारी होना चाहिए। ये होता था गवर्नर के पास। और ट्रांसफर सब्जेक्ट किसके पास होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्चुअली में इंडियन होते थे। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास होता था, गवर्नर, भी ब्रिटिश होते थे। तो ब्रिटिश कोई भी पावर जो स्ट्रांग हो, जो उनके शासन व्यवस्था को कंट्रोल करता हो, स्ट्रांग बनाता हो, उससे जो है इंडियंस को नहीं देंगे। तो इसमें ऐसा क्या है जो सबसे स्ट्रांग है, तो है पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम के बल पर ही ब्रिटिश जो है भारत में राज कर रहे थे। तो पुलिस को जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में तो नहीं देंगे, ये हम देख रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऑप्शन 4 हमारे आंसर में होना ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी, सी, डी सभी में ऑप्शन 4 है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 3 ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो हम देखते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में जो है पुलिस था, लैंड रेवेन्यू, क्योंकि वहाँ पर वो जमींदारी व्यवस्था हम जानते हैं उस समय थी। तो जमींदारी व्यवस्था में होती क्या थी कि 1 बट्टा जो है जमींदार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और अंग्रेज जो है रेवेन्यू ही तो कलेक्ट करते थे। पुलिस के बल पर क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और वो ब्रिटेन में भेजते थे। एन केन प्रकार रेवेन्यू क्या होता था, तो 11 में से 1/11 भाग जो है जमींदार अपने पास रखता था और 10/11 भाग अंग्रेज लेते थे। यानी हम देख रहे हैं पुलिस, लैंड रेवेन्यू ब्रिटिश के पास है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय क्या है, न्याय की प्रणाली अगर भारतीयों के पास रहेगी तो ब्रिटिश तो लुटेरे हैं, उनको तो जजमेंट के माध्यम से हटा दिया जाएगा। तो हम देखते हैं कि 1 3 4 रिजर्व सब्जेक्ट थे, यानी 1 3 4 हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन हम देखें तो ये पॉलिटी सेक्शन का भी कंसर्न है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पॉलिटी का भी सेक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोनों ही जगह पर कंसिडर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन मिडिवल इंडिया द टर्म फणम रिफर टू क्लोथिंग, कॉइन, ऑर्नामेंट्स, वेपन। तो फड़म एक शब्द आया है। फड़म शब्द जो है यूपीएससी ने पूछ लिया है कि मिडिवल पीरियड में इसका मतलब क्या होता था। ये जो है क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक वर्ड उन्होंने दे दिया। इस वर्ड से कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता है तो ही उसका आंसर कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गेस किया जा सके। कुछ भी गेस करने पर ये गलत हो सकता है अगर पता नहीं है तो ये जो है टफ क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर जो है क्वाइन है। तो हम देखते हैं क्वाइन जो है तो ये फड़म कहा जाता था। मिडिल पीरियड में या अन्य समय में
कॉइन सिक्के को किस किस नाम से जाना जाता है, तो एक बड़ी लिस्ट है, लिस्ट को ही हम देख लेते हैं। तो पैसे को या कॉइन को क्या क्या कहा जाता था? आना, कैश, दिंगलो, डोकडो, डाउडो, डब, स्क्यूडो, फड़म, यहाँ देख रहे हैं फड़म आगे है, अरुकी, खरसपड़, खस, कोन, मोहर, नया, पैसा, पगोड़ा, पणम, फड़म और पणम दोनों है, पीस, पाई, रुपया, स्वर्ण, टंका, टंगा और टंका। ये इतने नाम हैं जो हमारे डिफरेंट स्कल्पचर में, डिफरेंट जो है में लेखन कला में जो लोगों ने कविताएं लिखी हैं या ऐतिहासिक चीज़ें लिखी हैं, उनमें ये शब्द कहीं कहीं मिलते हैं। तो द फड़म वाज द स्मॉल कॉइन यूज्ड इन द साउथ इंडिया बिटवीन 9th एंड 19th सेंचुरी। तो फड़म एक्चुअल में ये उत्तर भारत का नहीं है, ये दक्षिण भारत में होता था और ये 9वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में ये प्रचलन में था दक्षिण भारत में। ये बनता किससे था? तो ये गोल्ड कॉइन था एक्चुअल में, और इसका वेट जो होता था 0.3 ग्राम होता था, और इसका डायमीटर की बात करें तो इसके 1 सेंटीमीटर से छोटी इसकी डायमीटर होती थी इस सिक्के की। तो ये गोल्ड कॉइन होता था। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर: बरेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। Who of the above was actively associated with the गदर पार्टी? तो वे पूछ रहे हैं कि गदर पार्टी से इन 3 पर्सनालिटीज के बारे में दिया गया है। इन 3 व्यक्तियों में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो गदर पार्टी से जुड़े हैं? 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली। हम आइए इसका आंसर देखते हैं। हम जानते हैं गदर पार्टी से रास बिहारी बोस जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन 3 को देखें तो 1, 3 और या 3 के में हमको आंसर मिलने की उम्मीद है। हम देखते हैं कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो बरेंद्र कुमार घोष जो है ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। योगेश चंद्र चटर्जी जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी से जुड़े थे, यही जो है भगत सिंह भी इसी से जुड़े हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल इसी से जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर आजाद। रास बिहारी बोस जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, जो दिल्ली का कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, षड्यंत्र रचा गया था 1911 में, उससे जुड़े हुए थे। गदर पार्टी से ये जुड़े हुए थे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन जापान। ये भी यानी जब बाद में ये क्या किए थे, एक्चुअल में जापान चले गए और वहीं पर काफ़ी समय रहने के बाद जापान की नागरिकता ले लिए थे, तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में किया था। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लोग जो है गदर पार्टी से नहीं जुड़े हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी आंसर ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 4, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत की बनी उसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रस्ताव था। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जो मेंबर थे वो नॉमिनेट किए गए थे, किसके द्वारा? प्रोविंशियल असेंबली द्वारा और प्रिंसली स्टेट द्वारा नॉमिनेशन उनका हुआ था। स्टेटमेंट सेकंड, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद Britain regarding in the future status. Which of the statement given above is are correct? One only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। हम देखें तो ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो किस तरीके से बनी थी, नॉमिनेशन मेथड था। तो हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी एक्चुअल में यहाँ पर लिखा गया है नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोविंशियल असेंबली द्वारा नॉमिनेट नहीं किए गए थे। ये क्वेश्चन जो है पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड है। कैसे? जो प्रोविंशियल असेंबली थी वो क्या चुनी, वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनी हुई सरकार जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली होते थे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी उसके मेंबर होते थे। और जो प्रिंसली स्टेट थे एक्चुअली वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं होता था, वे डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे।
यहाँ पर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है ये केवल प्रिंसिपली के लिए है, प्रोविंशियल असेंबली के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रोविंशियल असेंबली ने ही चुना था वो जनता ने डायरेक्ट नहीं चुना था, ये लोग चुने थे, तो ये एक्चुअल में इनडायरेक्ट इलेक्शन था, लेकिन फिर भी वो इलेक्टेड थे, इलेक्शन था, नॉमिनेशन नहीं था। तो ऑप्शन ए हमारा जो आंसर का क्वेश्चन का स्टेटमेंट 1A हमारा गलत हो गया। एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन ए सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग द फ्यूचर। अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया में नहीं शामिल होना चाहता है, वो कोई अपना नया संविधान बनाना चाहता है, अलग से संविधान बनाना चाहता है, क्योंकि वो नया देश बनाने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन ने कहा कि वो अलाउ है और ब्रिटेन के साथ वो अलग से साइन रिगार्डिंग में, इस रिगार्डिंग अलग से उसके लिए मसौदा बनेगा। तो ये जो है हम देखते हैं स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो इन्होंने कुछ वर्ड जैसे हमने देखा पहले फॉर्म पूछे थे, अब कुछ और भी उन्होंने चीज़ें पूछा है, उन वर्ड के बारे में हम देखते हैं। इनके टेक्स्ट एक्चुअल में क्या है, कुछ किताबें हैं। नीति प्रकरण, परिशिष्ट प्रवण, अवदान अटका और त्रिशस्ती क्षमा महापुराण। ये बड़े कठिन कठिन शब्द उन्होंने पूछ लिए हैं और ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द अबव आर जैन टेक्स्ट, कौन इसमें जो है जैन टेक्स्ट हैं, जैन धर्म से रिलेटेड पुस्तकें हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये एक्चुअली में बहुत कठिन क्वेश्चन है, क्योंकि इतने कठिन नाम हैं, इनको याद रखना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें जो नीति प्रकरण जो है वो पाली वर्ड है, पाली शब्द से लिया गया और एक्चुअल में बुद्धिस्ट स्कल्पचर है। तो हम देख रहे हैं उन्होंने पूछा है जैन टेक्स्ट के बारे में, यानी हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। परिशिष्ट प्रवण जो है ये क्या है, इसको जो है अस्थाविरा वैली चरिता भी कहा जाता है, ये संस्कृत है, ये जैन टेक्स्ट है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और अवदान शतक जो है संस्कृत है और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और त्रिशस्ती इलाक्षणा महापुराण ये जो है जैन टेक्स्ट है, यानी देख रहे हैं 2 बौद्धिस्ट हैं और 2 जैन है। तो हमको जैन पूछा गया, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन बी है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इतना याद रखना संभव नहीं है। एक्चुअल में ये एक किताबें मिलते नहीं में, ये किस किताब में है कोई इसके बारे में नहीं जानता है। नहीं जानता इसका मतलब क्या है, एक जनरल एस्पिरेंट जो है, जो उसके पास किताब होती हैं उन किताबों में नहीं होता है, उन किताबों में कहाँ पर है ये जानना मुश्किल होता है। ये किसी न किसी किताब में तो है, पर हम पूरे भारत की लाइब्रेरी को तो नहीं छानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर देख रहे हो पेयर दे रखे हैं, अब उसको मिलान करना है, कौन सही है कौन गलत है। हिस्टोरिकल पर्सन के दिया गया है और उनको जो है किस नाम से जाना जाता था, उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आर्यदेव जैन स्कॉलर थे, दिगनाग जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर थे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो है पेयर सही है। हाउ मेनी पेयर एबव आर करेक्टली मैच्ड। अब वो नहीं पूछ रहे हैं कौन सा पेयर सही है, ये पूछ रहे हैं कितने, हाउ मेनी पेयर, कितने पेयर सही हैं। नन ऑफ द पेयर कोई नहीं है, ओनली 1 पेयर केवल 1, ओनली 2 पेयर कोई 2, ऑल 3 पेयर सभी 3। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है, आर्यदेव जो हैं वो एक्चुअली में जैन स्कॉलर ना होकर के महायान बुद्धिस्ट थे, यानी बुद्ध की जो है 2 शाखाएं महायान हीनयान, तो महायान शाखा से जुड़े हुए बौद्धिस्ट थे, यानी ऑप्शन ये स्टेटमेंट 1 नहीं हो सकता है। दिगनाग जो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये सही है, और नाथ मुनि जो है वैष्णव स्कॉलर थे। हम देख रहे हैं कि 2 और 3 सही है, 1 गलत है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ओनली 2 पेयर। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा सी, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो जो मंगोल का पहला आक्रमण भारत पर हुआ वो जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड besieged बाय द सिटी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय में मंगोल आक्रमण हुआ और दिल्ली तक पहुंच गया था और दिल्ली में बहुत ज़्यादा खून खराबा किया, लूटपाट मचाया था। थर्ड, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लास्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो जो है नॉर्थ वेस्ट का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा है वो मंगोलों द्वारा हार गया था। तीन स्टेटमेंट दिए हैं। अब पूछ रहे हैं विच ऑफ द अबव गिवन आर करेक्ट। तो 1 and 2 स्टेटमेंट, 2 only 2, 1 and 3 and 3 only। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये उन्होंने ABC 4 विकल्प दिए हैं, इसे हमें चुनना है। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, एनालिसिस को। हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मंगोल आक्रमण हुआ था वो चंगेज खान ने किया था और ये कब हुआ था, इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी के समय नहीं होता, ये उससे भी पहले, जलालुद्दीन खिलजी से पहले इल्तुतमिश जब था 1221 जो है 1221 ईस्वी सन में इल्तुतमिश जब भारत में दिल्ली का सुल्तान हुआ था करता था उस समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था। यानी हम देख रहे हैं स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू द दिल्ली एंड बिसीज्ड द सिटी। तो ये जो है सही ऑप्शन है, यानी तो स्टेटमेंट 2 जो है ये सही है। और तीसरे स्टेटमेंट की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो उसने लास्ट नहीं किया था, यानी जिसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन था वो मंगोलों द्वारा हारा नहीं था। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इस पर विवाद है। विवाद किस तरीके का है, एक दो लोगों का दो मत है। कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर आ गया था, लेकिन उसने जब आ गया दिल्ली में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्हें रिश्वत दी, उनके आर्मी वगैरह को बहुत ज़्यादा धन दिया और वो लौट गए। तो इस तरीके से वो किंगडम को लॉस नहीं हुआ, उसका पोर्शन बचे रहे। दूसरा टेटर कहता है कि वो जो है खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसे वो सब यहाँ पर मंगोल जो है इस पर हमला किए, इसके किंगडम पर, इसने वापसी में खुद हमला किया और उनको मार भगाया। तो दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट सही है इसको एग्जैक्टली हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में सारी चीज़ें साफ नहीं होती हैं। लेकिन इस तरीके से हम देखते हैं कि वो लास्ट नहीं किया, चाहे वो उनको मार भगाया हो चाहे रिश्वत के बल पर उन्हें वापस कर दिया हो। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं कि 1 और 3 जो है गलत है और 2 सही है। तो हमारा होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वेयर नोन एज कुलादरन। कुलादरन किसे कहा जाता था, इसे बताना है। तो जैसे हम देख रहे हैं फड़म पूछे थे या जो जैन टेक्स्ट के बारे में पूछे थे, इसी तरह कुलादरन पूछे। यानी इसका मतलब क्या है, 2022 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, हम पहले इन्वायरमेंट का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। उसमें भी उन्होंने काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं हिस्ट्री में भी काफ़ी टफ उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और जो है जियोग्राफी में भी कोई आसान क्वेश्चन नहीं था। 2022 के क्वेश्चन देखें तो बहुत ही ज़्यादा टफ पूछे थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे वर्ड पूछ लिए कि कुलादरन किसे कहा जाता है। अब अरब के मर्चेंट को कहा जाता था, कलंदर को कहा जाता था, पर्शियन कैलीग्राफर को कहा जाता, या शायद तो ये अरब के व्यापारी, कलंदर ये जो है फ़कीर होते थे, या जो फारस के कैलीग्राफर जो राइटर होते थे, या शायद ब्रदर का उल्लेख जो इतिहास में मिलता है। तो किसे कहा जाता था ये इन्होंने पूछा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। सैयद ब्रदर को, ये जो सैयद होते थे इन्हें ही कुलादरन कहा जाता था हिस्ट्री में। तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन में आएगा, क्योंकि हम एग्जैक्ट एक एक टाइटल को याद रखना संभव नहीं है। इतिहास बहुत बड़ा है, एक पूरा घर भर जाएगा इतिहास किताबों से, पर इतिहास कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डी हैगा। क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Dutch established their factories, warehouses on the east coast on lands granted to them by गजपति रूलर। तो ये इस क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जो डच थे, जो नीदरलैंड, डच मतलब जो नीदरलैंड से आए थे, उनकी भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, लेकिन वो डच की थी। तो उन्होंने जब भारत में आए तो उन्होंने भारत के पूर्वी तट पर जो है उन्होंने अपनी क्या बनाया, फैक्ट्री और वेयर हाउस बनाए। उनको ज़मीन कौन दिया था,
ये गजपति रूलर दिए थे। ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है। आगे देखें, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान। तो अल्बुकर्क जो था, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था हमला करके। और द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड ए फैक्ट्री एट मद्रास ऑन ए प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, ये जो है मद्रास में क्या बनाया, एक लैंड जिसको लीज पर दिया गया था, वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित किया। और लीज पर दिया कौन था, तो विजयनगर एम्पायर का जो है रिप्रेजेंटेटिव था, इसने दिया था। तो अब हम देखते हैं 1 2 3 स्टेटमेंट में कौन से सही है कौन गलत है। उन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा है। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3। तो हम देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो जो गजपति रूलर थे एक्चुअल में कहाँ इनका शासन व्यवस्था था। तो एक्चुअल में आंध्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले इलाके में इनका राज्य हुआ करता था। और ये जो है इन्होंने किसी भी तरह की कोई भूमि डच को नहीं दिया था। डच ने एक्चुअल में मछलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश 1605 में बनाए थे। जो डच थे एक्चुअली मछलीपट्टनम में बनाए थे, ईस्ट कोस्ट पर मछलीपट्टनम पर, और वो आंध्र प्रदेश में था, 1605 में था। लेकिन उन्होंने गजपति रूलर ने उनको कोई जमीन नहीं दिया था। इस तरह हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तान, ये स्टेटमेंट सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है विजयनगर साम्राज्य के एक रिप्रेजेंटेटिव ने उसे लीज पर जमीन दिया था, जहां पर वे सब अपने फैक्ट्री बनाए थे, कहां पर, मद्रास में। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम देख रहे हैं 1 गलत है, द 2 and 3 सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये क्वेश्चन कैसा है, ये मॉडरेट लेवल का है, इसे हम टफ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो कौटिल्य जो विष्णुगुप्त थे, जिन्हें आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता था, वो जो है अर्थशास्त्र लिखे हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ए पर्सन कुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ ए जुडिशियल पनिशमेंट। कोई व्यक्ति जो है न्यायिक दंड के माध्यम से दास बन सकता था। इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन सी वाज लीगली फ्री। अगर कोई जो स्लेव वुमेन हो, कोई वीमेन, कोई लेडीज हो, महिला हो, वो दासी हो, लेकिन अगर उसका जो स्वामी होता था, जैसे होता क्या था, हर व्यक्ति जो अमीर होते थे वो अपने घर में दास दासियां रखते थे। तो जानते हैं व्यभिचार जो है, एडल्ट्री हर जमाने में रही है, चाहे कोई माने ना माने। तो अगर वहाँ जो है अपने स्वामी के यहाँ, जो अपने मालिक के यहाँ काम करती थी, अगर उसके साथ वो सेक्स करे और उसे बच्चा पैदा हो, लेकिन वो बच्चा कहना होना चाहिए बॉय चाइल्ड होना चाहिए, गर्ल चाइल्ड नहीं। अगर वो बॉय है, लड़का है, तो वो लेडीज को दासीपन से मुक्ति मिल जाती थी, यानी उसके साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन होते थे, ऐसा चीज़ हमें पता चलता है। और अगर वो बच्चा लड़का पैदा होता है तो उसकी दासता से मुक्ति हो जाती थी। इफ ए सन बोर्न टू ए फीमेल स्लेव was fathered by a master, the son was entitled to the legal status of the master son। और उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट की बात की है कि अगर कोई लड़का जो है सन पैदा होता था जो फीमेल स्लेव से, तो होता क्या था, जो मास्टर उसका स्वामी होता था, मालिक होता था, उस लड़के को अपने लीगल स्टेटस देता, यानी उसको अपना जैविक या कानूनी तौर पर पुत्र की संज्ञा देता था, और वो उस के मालिक का सगा बेटे की तरह व्यवहार किया जाता, उसका सगा बेटा हो जाता था। इस स्टेटमेंट में 1 2 3 कौन से सही है, ऐसा यूपीएससी पूछ रही है। तो 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1 2 3। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो हम इसके आंसर को देखें। अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है कि ए मैन कुड बी ए स्लेव आइदर बाय बर्थ, बाय वॉलंटरी सेलिंग हिमसेल्फ, बाय बीइंग कैप्चर्ड इन वॉर, और ए रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट। यानी कोई भी व्यक्ति दास कैसे कैसे तरीके से बन सकता था। बाय बर्थ, बाय बर्थ का मतलब क्या है, अगर वो दास का बेटा है, दासी का बेटा या बेटी है, तो दास दासी के बेटा बेटी भी दास बनते थे। वॉलंटरी सेलिंग, अब कोई व्यक्ति है जिसके घर में के लोग दास नहीं हैं, लेकिन वो बहुत गरीब हैं, वो उनके घर की स्थिति बहुत बुरी है, तो व्यक्ति स्वयं को बेच देता था और अपने घर वालों को पैसा दे देता था, तो फिर स्वयं ही एक दास बन जाता था। कैप्चर्ड इन वॉर, अगर दो राज्य आपस में लड़ाई करते थे, तो कोई राज्य जब विजय पाता था तो दूसरे राज्य की आर्मी को भी
पकड़ लेते थे और उनको दास बना दिया जाता था। और जुडिशियल पनिशमेंट, न्यायिक दंड द्वारा भी किसी व्यक्ति को दास बनने की आज्ञा दी जा सकती थी। कोई व्यक्ति कोई क्राइम करे जिसके लिए दंड जो है दास बनाने की हो, तो उस दंड के माध्यम से कोई दास बन सकता था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्लेवरी वाज ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड स्लेव वाज क्लियरली डिफाइंड। तो लीगल, यहाँ क्या वर्ड किया यूज किया, लीगल रिलेशनशिप, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप दासी और उसके मालिक के बीच होता था। और अगर जो है वो बच्चा लड़का हो जाए उसको मुक्ति मिल जाती थी। इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन, नॉट ओनली वाज सी लीगली फ्री बट द चाइल्ड वाज इंटाइटल्ड टू लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। अगर कोई उनके सेक्सुअल रिलेशन के बाद कोई लड़का पैदा होता था, लड़की नहीं, लड़की हुई तो दासी वो बनी रहेगी, उसकी लड़की भी दासी हो जाएगी। लेकिन अगर लड़का हुआ तो उसका मास्टर जो मालिक होता था उसका लीगल स्टेटस मिल जाती थी उसको, और लेडीज को भी लीगली फ्री कर दिया जाता था। ये है अर्थशास्त्र में वर्णित चीजें। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, साइट ऑफ अशोक मेजर रॉक एडिक्ट लोकेशन इन द स्टेट ऑफ। यानी यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं कि साइट एक साइड दे दिए हैं और दूसरे साइड ये जो अशोक के मेजर रॉक्स एडिक्ट्स हैं उनके बारे में दिए हैं, जो वो बड़े बड़े शिलालेख लगवाते थे, और दूसरे साइड लोकेशन की जो है जो शिलालेख हैं उनके लोकेशन कहाँ पर। तो धौली शिलालेख कहाँ पर है, उड़ीसा में। ईरागुडी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। जौगौड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और कलसी कहाँ है, कर्नाटक में। अब ये पूछ रहे हैं कि 4 जो है जगह लोकेशन का नाम दे दिए शिलालेख के साथ, इसमें कौन कौन से आंसर सही है ये बताना है, करेक्ट को मैचिंग कितने हैं। अब यहाँ पर ये नहीं बताना कौन सा सही है, ये पूछ रहे हैं कितने सही हैं। वो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर्स, ऑल 4 पेयर। तो कौन सा पेयर सही है इसको नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कितने पेयर सही हैं। तो ये 2022 में ये नया मॉडल क्वेश्चन का इंट्रोड्यूस किए हैं। इन्होंने हर सेक्शन में पूछा, जियोग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इन्वायरमेंट में, हर सेक्शन में इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं जहां एलिमिनेशन मेथड ही एलिमिनेट हो गया। तो हम देखते हैं कि धौली पुरी में है, पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन वो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ईरागुडी जो है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। जौगौड़ा जो है मध्य प्रदेश में है, ये गलत है क्योंकि ये कहाँ है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। यानी हम देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश में ना होकर के ये कहाँ है, एक मिनट, तो हम देख रहे हैं कि जौगौड़ा जो है ये मध्य प्रदेश में ना होकर के गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, और कालसी जो है कर्नाटक में ना होकर के देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी उन्होंने क्या पूछा है, कितना पेयर सही है, नहीं कौन सा पेयर सही है नहीं पूछे, कितने पेयर सही है, तो 2 पेयर सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर देख रहे हैं एक साइड किंग के बारे में है और दूसरा साइड डायनेस्टी। यानी देखा जाए तो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है कि एक साइड राजा और उसके राज्यवंश के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन किस स्तर पर पूछा गया ये जरा सोचिए। ये यूपीएससी ने पूछा है, तो कितना भी आसान होगा वो आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है। तो नानुक चंदेल डायनेस्टी, जयशक्ति परमार डायनेस्टी, नागभट्ट सेकंड द्वितीय जो था गुर्जर प्रतिहार, भोज राष्ट्रकूट। तो इसमें से कौन सा पेयर सही है ये चीजें में बताना। और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कितने पेयर सही हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। यानी कौन सा पेयर सही है गलत है इससे उनको कोई मतलब नहीं, कितने सही गलत है ये आंसर चाहिए। तो हम देखते हैं नानुक जो है चंदेल वंश से जुड़ा है। एक्चुअल में चंदेल वंश का संस्थापक नानुक ही था, और जयशक्ति जो है परमार नहीं चंदेल वंश से ही जुड़ा हुआ है, यानी ये दोनों राजा चंदेल वंश से जुड़े हुए हैं। नागभट्ट जो है ये गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट सेकंड गुर्जर प्रतिहार से जुड़ा हुआ है, ये सही है। अब भोज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से ये भी है, यानी ये 2 राजा चंदेल से हैं और ये 2 राजा गुर्जर प्रतिहार से हैं। तो हम देखते हैं कि 2 और 4 गलत हो गया, आंसर 1 और 3, 1 और 3 मतलब 2 पेयर, तो ऑप्शन भी सही होगा। तो जो हम राजा भोज गंगू तेली की मुहावरा पढ़ते हैं ये वही राजा भोज हैं जिनको मिहिर भोज भी कहा जाता था। तो ये राजा भोज वही है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से थे, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं, जब साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं दक्षिण भारत की, तो संगम जो है काव्य हैं, संहिताएं हैं, उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। संगम पोएम आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। संगम पोएम कहते हैं कि उस समय किसी भी तरह से जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ लोग नहीं जीते थे, ये डिवोइड था, रहित थे। यानी ये तो हमें टफ लग रहा है क्योंकि ये सांसारिक चीज़ों से मोह तो किसी समय में ख़त्म नहीं हुआ है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड वाज नोन टू संगम पोएट। तो जो सोशल क्लासिफिकेशन है, जाति व्यवस्था है, जो वर्ड व्यवस्था है, ये हमें संगम पीरियड में देखने को मिलता है संगम पोएम के द्वारा। संगम पोएम है नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। तो वहाँ पर जो है संगम पोएम किसी भी तरीके से सैनिकों के बारे में बात नहीं करते हैं, योद्धाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिला है। संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। तो कुछ जो है संगम पीरियड में ये कहा गया है कि मैजिकल फोर्सेज इरेशनल थी, उनका कोई महत्व नहीं था। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्या है। तो संगम पोएम आर डिवोइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर। हम देखते हैं ऐसा ये जो है क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि ऐसा कोई कल्चर हमको नहीं मिला पूरे इतिहास में जहाँ सांसारिक चीज़ों भौतिक वस्तुओं का मोह न हो। तो ये जो है डिवाइड वर्ड हट जाएगा, तब जाकर स्टेटमेंट सही होगा। तो डिवाइड वर्ड के वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। संगम पोएम है नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक। जो पहले राजा होते थे, राजा का मतलब ही क्या होता था, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे, तो बिना योद्धा की लड़ाई कौन सी होगी। तो यहाँ पर नो वर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। और संगम लिटरेचर में जो है मैजिकल फोर्स इरेशनल नहीं थे। संगम लिटरेचर बताते हैं कि उस समय की दक्षिण भारत की जो सोसाइटी थी, तमिल सोसाइटी थी, वहाँ पर मैजिकल फोर्सेज में विश्वास किया जाता था। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड वाज नोन टू संगम पोएट। तो संगम पोएट में ये मिलता है कि उसमें वर्ड व्यवस्था थी, स्थापित हो चुकी थी, इनका क्लासिफिकेशन हो चुका था। ये स्टेटमेंट सही है, हमारा ऑप्शन भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ये पूछ रहे हैं कि रेन ऑफ इसका मतलब क्या है। ड्यूरिंग द रेन का मतलब शासनकाल, किसके शासनकाल में इसका ट्रांसलेशन हुआ था योग वशिष्ठ का पर्शियन लैंग्वेज में। ये नहीं पूछ रहे हैं किसने करवाया था। तो इसका आंसर को हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा ए सही है, क्योंकि अकबर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसके थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन अलग है। निजामुद्दीन पानीपती ने जो है वो एक्चुअल में जो योग वशिष्ठ थी, निजामुद्दीन ने जिसका जो है ट्रांसलेशन किया, तो योग वशिष्ठ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक थी और उसने उसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। कब? लेट 16th सेंचुरी में। और लेकिन उसने देखा जाए तो उसने एट द बिहेस्ट ऑफ मुगल रूरल जहांगीर, उसने जहांगीर के आर्डर पर या जहांगीर के कहने पर उसने इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। यानी ही वाज स्टिल ए क्राउन प्रिंस, यानी वो उस समय राजकुमार था, उस समय शासक नहीं था। शासक कौन था? अकबर था। यानी अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इसका ट्रांसलेशन करवाया था। तो इस तरह हम देखते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन इसमें ये ड्यूरिंग द रेन वर्ड ध्यान रखने वाली बात है। ये जो है यूपीएससी द्वारा पूछे गए 2022 के हिस्ट्री पोर्शन का इतिहास के भाग से अंतिम क्वेश्चन था। तो अगले आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो अगर हम देखें तो अब तक जो है हम पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री देख चुके हैं। आगे जो है हमारा क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीलिम्स 2022 के ही बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो कुछ और जानना हो डिटेल में तो कमेंट करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग बेनिफिट पा सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।